8 साल पहले लापता हुई एक लड़की जब मिली तो वो 3000 साल पुरानी एक मम्मी के ताबूत के अंदर पड़ी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि लड़की बिल्कुल एक जिंदा लाश जैसी बन चुकी थी। उसका चेहरा बूढ़ा हो गया था, शरीर बेहद कमजोर दिखाई दे रहा था। लेकिन जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो पता चला कि उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है। उसकी सभी जीवन क्रियाएं बिल्कुल सामान्य थी। इतना ही नहीं, उसकी ताकत एक सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा थी। आखिर इन 8 सालों में उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या इसके पीछे किसी इंसान की साजिश थी या फिर कोई प्राचीन शैतानी ताकत? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और जबरदस्त हॉरर फिल्म की कहानी। आज हम देखने वाले हैं द मम्मी की कहानी, जिसे रिलीज होते ही दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार रिकॉर्ड बनाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत मिस्र के एक सुनसान फार्म हाउस से होती है, जहाँ एक परिवार रहता है। एक दिन जब परिवार बाजार से वापस लौटता है तो उनकी छोटी बेटी देखती है कि उसका पालतू पक्षी रहस्यमयी तरीके से मर चुका है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसके शरीर में जान का नामो निशान नहीं होता। ये नजारा देखते ही उसकी माँ का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है, मानो उसे पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा हो। इसके बाद वो अपने पति के साथ घर के अंदर बने एक गुप्त कमरे में जाती है। वहाँ एक छोटी सी पिरामिड नुमा संरचना बनी होती है, जिसके पास कई सालों से बंद पड़ा एक गुप्त दरवाजा मौजूद होता है। दोनों उस दरवाजे को खोलकर नीचे उतरते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ होता है और दीवारों पर प्राचीन मिस्री भाषा के रहस्यमयी शिलालेख बने होते हैं। कमरे के ठीक बीचों बीच एक काले रंग का विशाल ताबूत रखा होता है। ये यकीन करने के लिए कि उसके अंदर बंद चीज अब तक जागी नहीं है, दोनों ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा खोलते हैं। लोहे की जंजीरों को घुमाकर वे ताबूत को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और सिर्फ इतनी जगह छोड़ते हैं कि अंदर झांका जा सके। महिला डरते डरते ताबूत के पास जाती है। अंदर एक भयानक मम्मी शांत अवस्था में लेटी हुई दिखाई देती है। तभी अचानक तेज ठंडी हवा का झोंका आता है और मशाल की आग बुझ जाती है। अब पूरे कमरे में सिर्फ महिला की तेज सांसों की आवाज गूंज रही होती है। कांपते हाथों से वो दोबारा मशाल जलाती है और फिर से ताबूत के अंदर देखती है। सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? अगले ही पल मम्मी अचानक अपनी आंखें खोल देती है। वो अपनी रहस्यमयी ताकत से लोहे की जंजीरों को नियंत्रित करती है और देखते ही देखते आदमी को हवा में लटका देती है। दृश्य बदलता है। अब हमारी मुलाकात फिल्म के हीरो चार्ली से होती है, जो मिस्र में एक न्यूज रिपोर्टर है। वो अपनी बेटी केटी के साथ मॉर्स कोड वाला खेल खेल रहा होता है, जबकि उसका बेटा जोसेफ पास बैठकर टीवी देख रहा होता है और अपने पिता की नकल उतार रहा होता है। वहीं उसकी पत्नी, जो गर्भवती है, पूरे परिवार को मुस्कुराते हुए देख रही होती है। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। लेकिन उसी रात चार्ली को अपने ऑफिस से फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसका ट्रांसफर न्यूयॉर्क कर दिया गया है। ये खबर सुनकर पूरा परिवार बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि अब वे दोबारा अपने घर लौटने वाले होते हैं। लेकिन इसी दौरान उनकी बेटी केटी घर के पीछे बने बगीचे में चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात काले कपड़े पहने एक अजनबी औरत से होती है। वो औरत खुद को लॉरा की माँ बताती है और कहती है कि वो एक जादूगरनी है। वो केटी से कहती है कि लॉरा उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए वो उसे एक छोटा सा जादू दिखाना चाहती है। मासूम केटी बिना कुछ सोचे उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। औरत अपनी जेब से एक सेब निकालती है और कहती है कि अब असली जादू शुरू होगा। लेकिन जैसे ही वो सेब काटती है, एक बेहद डरावनी घटना घट जाती है। उधर चार्ली अपने बच्चों को न्यूयॉर्क जाने की खुशखबरी सुनाने के लिए बाहर आता है, लेकिन केटी कहीं दिखाई नहीं देती। वो तुरंत पूरे घर में उसे ढूंढना शुरू कर देता है। जब वो पीछे बगीचे में पहुंचता है तो वहाँ केटी की गुड़िया जमीन पर पड़ी होती है, साथ ही बाड़ टूटी हुई होती है, जिससे साफ पता चलता है कि कोई जबरदस्ती केटी को उठाकर ले गया है। ये देखकर चार्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पागलों की तरह सड़कों पर अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ता है। इसी बीच आसमान में काले बादल छा जाते हैं और पूरा माहौल बेहद डरावना हो जाता है। तभी दूर सड़क पर उसे काले लबादे में खड़ी एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। उधर चार्ली उस रहस्यमयी औरत का पीछा करते हुए पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कदमों को रोक रही हो। आखिरकार वो औरत केटी को लेकर अंधेरे में गायब हो जाती है और कुछ ही पलों में चार्ली भी भयानक तूफान की चपेट में आ जाता है। इसके बाद चार्ली तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है। इस मामले की जांच
ऑफिसर जेन को सौंपी जाती है। शुरुआती जांच में मामला एक बच्ची के अपहरण का लगता है, लेकिन पुलिस चीफ को इस कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उसे शक होता है कि कहीं चार्ली और उसकी पत्नी ने ही अपनी बेटी की हत्या तो नहीं कर दी और अब उसके गायब होने का नाटक कर रहे हों। वो बताता है कि मिस्र में हर साल दर्जनों बच्चे लापता हो जाते हैं और जब वे मिलते हैं तब तक ज्यादातर की मौत हो चुकी होती है। इसी वजह से वो इन मामलों को गंभीरता से लेना भी जरूरी नहीं समझता। ये बात सुनकर चार्ली अपना आपा खो बैठता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमने अपनी ही बेटी के साथ कुछ किया है? अगर नहीं तो हमारी मदद करो। किसी ने हमारी बेटी का अपहरण किया है, उसे ढूंढो। समय तेजी से बीतता है। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन केटी का कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार चार्ली अपने परिवार के साथ अमेरिका लौट आता है और अपनी सास के घर रहने लगता है। इसी दौरान उनके घर एक और छोटी बेटी का जन्म होता है। ऊपर से देखने पर उनकी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगती है, लेकिन चार्ली आज भी अपनी बड़ी बेटी केटी को नहीं भूल पाया। वो अब भी उसके कमरे को बिल्कुल पहले जैसा संभाल कर रखता है। हर रोज उसकी चादर बदलता है और उसकी पसंदीदा गुड़िया आज भी उसी मेज पर रखी रहती है। इधर मिस्र के पूर्वी रेगिस्तान में अचानक एक विमान आसमान से गिरकर बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तेज धमाका सुनकर पास मौजूद लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं। विमान पूरी तरह तबाह हो चुका होता है और दोनों पायलटों की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मलबे के बीच सिर्फ एक चीज बिल्कुल सही सलामत बची थी। वो था एक रहस्यमयी काले रंग का ताबूत जो सीधा जमीन में धंसा हुआ खड़ा था। ये देखकर वहां मौजूद लोग तुरंत पुरातत्व विभाग को इसकी सूचना देते हैं। कुछ ही देर में कई पुरातत्व विशेषज्ञ वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा ताबूत कभी नहीं देखा था। सच्चाई जानने के लिए वे ताबूत को खोलने का फैसला करते हैं। जैसे ही ढक्कन खोला जाता है, अंदर एक सूखी हुई इंसानी लाश दिखाई देती है। उसका पूरा शरीर काली पट्टियों में लिपटा हुआ था, लेकिन सबसे डराने वाली बात ये थी कि हजारों साल पुरानी होने के बावजूद उसकी त्वचा बिल्कुल सुरक्षित थी। उस पर सड़ने या गलने का कोई निशान तक नहीं था। अगर ये खोज दुनिया के सामने आती तो ये इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज बन सकती थी, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। उधर अमेरिका में सैली के पास अचानक पुलिस का फोन आता है। उसे बताया जाता है कि पूरे 8 साल बाद उनकी बेटी केटी मिल चुकी है। दरअसल जिस लड़की को उस काले ताबूत के अंदर पाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि सालों पहले गायब हुई केटी ही थी। ये खबर सुनते ही चार्ली और सैली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दोनों तुरंत मिस्र के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा वे देखते हैं वो उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना होता है। केटी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसका पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी और सख्त हो गई थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि अपने माता पिता को सामने देखकर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, मानो उसकी सारी भावनाएं हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हों। ऐसा लग रहा था जैसे इन 8 सालों में उसने ऐसी भयावह यातनाएं झेली हों जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन डॉक्टरों की जांच में एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। केटी का शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। उसकी सभी रिपोर्ट्स एक सामान्य इंसान से भी बेहतर थीं। डॉक्टरों का कहना था कि अगर उसे धीरे धीरे सामान्य माहौल में रखा जाए तो वो पूरी तरह ठीक हो सकती है। इसके बाद ऑफिसर जेन चार्ली और सैली को बताती है कि आखिर केटी मिली कैसे। वो समझाती है कि जिस ताबूत में केटी मिली थी वो करीब 3000 साल पुराना है। पुलिस का मानना है कि शायद अपहरणकर्ताओं ने किसी को शक न हो इसलिए केटी को उसी ताबूत में छिपाकर इधर उधर ले जाया जा रहा था। लेकिन आखिर केटी का अपहरण किसने किया था और उसे पूरे 8 साल तक जिंदा क्यों रखा गया? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चार्ली और सैली केटी को अपने साथ अमेरिका स्थित घर वापस ले आते हैं। केटी को इस हालत में देखकर उसकी नानी और छोटी बहन दोनों हैरान रह जाते हैं। आखिर कोई इंसान 8 सालों में इतना कैसे बदल सकता है? नानी धीरे धीरे आगे बढ़कर केटी का हाथ पकड़ती हैं, लेकिन उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा होता है। उधर उसकी छोटी बहन, जिसने आज तक अपनी बड़ी बहन को कभी नहीं देखा था, मासूमियत से उसके पास जाकर अपना परिचय देती है। लेकिन तभी केटी अचानक बिजली की रफ्तार से उठती है और सीधे अपनी नानी के चेहरे पर सिर मार देती है। जोरदार टक्कर लगते ही उनकी नाक से खून बहने लगता है। घर के सभी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उन्हें संभालने दौड़ पड़ते हैं। काफी मुश्किल के बाद डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, तब जाकर केटी दोबारा शांत होती है। सब लोग यही सोचते हैं कि शायद वो अभी पूरी तरह होश में नहीं है। उधर चार्ली पुलिस द्वारा दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखने लगता है। उसे उम्मीद थी कि शायद उनमें अपहरणकर्ताओं
घटनाओं से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। लेकिन तस्वीरों में सिर्फ प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी लिखावट दिखाई देती है, जिसका मतलब वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। उसी रात घर में एक अजीब घटना होने लगती है। दोनों बच्चों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दीवारों के अंदर रेंग रहा हो। चारों तरफ खरोंचने और सरकने की डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। शोर सुनकर चार्ली तुरंत कमरे की ओर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बिस्तर पर सिर्फ उसकी पत्नी मौजूद है, जबकि केटी रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी होती है। पूरा परिवार उसे ढूंढना शुरू कर देता है। काफी तलाश करने के बाद उन्हें केटी दीवार के अंदर बने एक संकरे खाली हिस्से में बैठी हुई मिलती है, लेकिन इस समय उसका व्यवहार पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। चार्ली और सैली उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक केटी जोर जोर से उल्टियां करने लगती है। सबको लगता है कि शायद उसके मुंह में कोई जहरीला कीड़ा या बिच्छू फंस गया है, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से काले रंग का बदबूदार गाढ़ा पानी निकलने लगता है। ये भयानक नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। छोटी बहन भी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। उसी पल उसे महसूस होने लगता है कि उसके सामने खड़ी ये लड़की शायद उसकी असली बड़ी बहन केटी नहीं है। अगली सुबह केटी को दोबारा सामान्य जिंदगी में ढालने के लिए उसकी नानी और सैली उसे नहलाती हैं, उसके बाल संवारती हैं और उसे साफ सुथरे नए कपड़े पहनाती हैं। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि सैली चाहे जितनी भी कोशिश करती, केटी के पैरों के नाखून बिल्कुल भी नहीं कटते थे। वे पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे, मानो उसके शरीर का ही हिस्सा बन गए हों। आखिरकार सैली पूरी ताकत लगाकर नाखून काटने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल एक बेहद दर्दनाक हादसा हो जाता है। नाखून कटने की बजाय केटी के पैर की पूरी त्वचा और नाखून एक साथ उखड़ जाते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उधर चार्ली की नजर उस जगह पर पड़ती है जहां केटी ने रात में उल्टी की थी, लेकिन वहां का फर्श धीरे धीरे सड़ने लगा था, मानो उसके मुंह से निकला काला तरल किसी तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक हो। चार्ली अभी इस बात के बारे में सोच ही रहा था कि तभी घर के अंदर से जोरदार चीख सुनाई देती है। असल में केटी अचानक अपनी माँ और नानी को धक्का देकर भाग जाती है। चार्ली तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है और पूरे घर में उसे तलाशने लगता है। कुछ देर बाद उसे केटी एक कमरे में मिलती है, लेकिन वहां वो जो कर रही होती है उसे देखकर चार्ली सन्न रह जाता है। केटी लोहे की एक छड़ से अपने पैरों की त्वचा को बुरी तरह खुरच रही होती है। बाद में सैली उसके घावों पर पट्टी बांधती है। इसी दौरान चार्ली को जमीन पर गिरी हुई उसकी त्वचा जैसी कोई चीज दिखाई देती है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह इंसानी चमड़ी नहीं थी, बल्कि मम्मी की पट्टियों जैसी कई परतें थीं। चार्ली चिमटी की मदद से उन पट्टियों को खोलता है तो देखता है कि उन पर प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी भाषा लिखी हुई है। हैरानी की बात यह थी कि यही वही शब्द थे जो पुलिस की तस्वीरों में भी दिखाई दिए थे। चार्ली उन लिखावटों का मतलब नहीं समझ पाता, इसलिए वो आखिरकार एक पुरातत्व विशेषज्ञ के पास जाता है। वो सारी तस्वीरें उसे दिखाकर उनसे उन रहस्यमयी शब्दों का अनुवाद करने की गुहार लगाता है। उसी रात चार्ली अपनी बेटी के पास बैठा उसे प्यार से देख रहा होता है। वो भगवान से दुआ करता है कि किसी तरह केटी बोलने लगे ताकि वो बता सके कि आखिर उसका अपहरण किसने किया था। चार्ली खुद को दोषी मानते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। उसे लगता है कि अगर उस रात उसने अपनी बेटी का ठीक से ध्यान रखा होता तो आज उसकी ये हालत कभी नहीं होती। तभी केटी अचानक अपने दांतों से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। चार्ली कुछ पल ध्यान से सुनता है और फिर उसे एहसास होता है कि ये कोई साधारण आवाज नहीं है, ये तो वही मॉर्स कोड था जो वो बचपन में अपनी बेटी के साथ खेला करता था। चार्ली की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। वो तुरंत कागज और पेन लेकर हर संकेत को लिखना शुरू कर देता है। इसके बाद वो मॉर्स कोड की मदद से उन संकेतों को पढ़ता है और आखिरकार उन अक्षरों से सिर्फ एक नाम निकलकर सामने आता है, लॉरा। ये सबसे बड़ा सुराग था। चार्ली तुरंत ऑफिसर जेन को फोन करता है और उसे पूरी बात बता देता है। वो उससे लॉरा नाम की महिला को ढूंढने की मदद मांगता है, लेकिन जेन बताता है कि मिस्र में लॉरा नाम की हजारों महिलाएं हैं। ऐसे में सिर्फ एक नाम के आधार पर सही इंसान तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। फिर भी वो पूरी कोशिश करने का वादा करता है। तभी जेन चार्ली से एक अहम सवाल पूछता है, केटी के गायब होने के बाद क्या लॉरा नाम की किसी महिला ने कभी तुमसे संपर्क किया था? ये सवाल सुनते ही चार्ली के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। उसे याद आता है कि कई साल पहले सचमुच लॉरा नाम की एक महिला ने उसे एक चिट्ठी भेजी थी, लेकिन उस समय वो अपनी बेटी को ढूंढने में इतना व्यस्त था कि उसने वो खत कभी खोला ही नहीं। चार्ली तुरंत पुराने बक्से खोलकर वर्षों पुरानी चिट्ठियां तलाशने लगता है। इसी दौरान घर में मौजूद उसकी छोटी बेटी बाथरूम जाने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटती है उसे केटी के कमरे से किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर वो खुशी से भर जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी
बड़ी बहन फिर से बोलने लगी है। वो दौड़कर अपनी माँ को ये खुशखबरी बताने ही वाली होती है कि तभी केटी उसे आवाज देकर रोक लेती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मी को अभी मत बुलाओ, मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। फिर वो छोटी बहन से कहती है, इस पूरे घर में मुझे सबसे ज्यादा तुम ही पसंद हो। लेकिन अगले ही पल केटी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है। उसका पूरा चेहरा किसी राक्षस की तरह बदलने लगता है। ये देखकर छोटी बहन डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने छोटी बेटी को अपने वश में कर लिया हो। केटी अपने मुंह से कोई रहस्यमयी मंत्र पढ़ने लगती है। अगले ही पल छोटी बेटी हवा में उड़ जाती है और जोर से जाकर दरवाजे से टकराती है। उसी समय पूरे घर की लाइटें बार बार जलने और बुझने लगती हैं। भारी टक्कर की वजह से छोटी बेटी बेहोश हो जाती है। उधर चार्ली को आखिरकार वो पुरानी चिट्ठी मिल जाती है। उस चिट्ठी पर भेजने वाली का नाम लिखा होता है लॉरा हडसन। चिट्ठी में लिखा था कि वो केटी की सबसे अच्छी दोस्त है और जो कुछ केटी के साथ हुआ वो कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। अब चार्ली के पास लॉरा का पूरा नाम आ चुका था। वो तुरंत ऑफिसर जेन को फोन करके सारी जानकारी देता है। इस बार तलाश का दायरा काफी छोटा हो जाता है। काफी मेहनत के बाद जेन आखिरकार लॉरा का पता ढूंढ निकालती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसका घर उसी इलाके के पास था जहां वो रहस्यमयी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इधर पुरातत्व विशेषज्ञ आखिरकार उन प्राचीन मिस्री शब्दों का पूरा मतलब समझ लेते हैं। वो चार्ली को बताते हैं कि उन पट्टियों पर लिखा गया पाठ एक बहुत बड़ी और लगातार जुड़ी हुई कहानी है, लेकिन उसमें बार बार एक ही नाम दोहराया गया है। वो किसी इंसान का नहीं बल्कि एक भयानक दानव का नाम था। उस दानव को अंधेरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता था। कहा जाता है कि वो किसी भी जीवित इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकता है। इसी वजह से उसे परिवारों का विनाश करने वाला शैतान कहा जाता था। जहाँ भी प्यार और खुशियां होती थीं, वो वहाँ सिर्फ नफरत, दर्द और मौत छोड़ जाता था। लेकिन साल 2000 के आसपास किसी प्राचीन अनुष्ठान की मदद से उसकी शक्ति को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और जिस काले ताबूत में केटी मिली थी वही उस शैतान की सबसे बड़ी कैद था। उस पर लिखे हुए सभी शब्द दरअसल शक्तिशाली मंत्र थे जो उस दानव को कैद करके रखते थे। ये सच सुनते ही चार्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर ये सब सच है तो इसका मतलब केटी के साथ साथ उसके पूरे परिवार की जान भी खतरे में है। उधर ऑफिसर जेन लॉरा के घर पहुंच जाती है। वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। मजबूर होकर वो खुद ही घर के अंदर चली जाती है। तलाशी लेते समय उसे वही छोटी पिरामिड जैसी संरचना दिखाई देती है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। अब ये साफ हो जाता है कि वही औरत जिसने शुरुआत में मरी हुई चिड़िया देखी थी और जिसने केटी का अपहरण किया था, असल में लॉरा की माँ थी। लेकिन उसने केटी का अपहरण क्यों किया? इस सवाल का जवाब अभी बाकी था। जेन पूरे घर की बारीकी से जांच करती है। अपने अनुभव के दम पर वो घर में छिपा हुआ वही गुप्त तहखाना ढूंढ निकालती है। वो नीचे उतरती है। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। दीवारों पर फिर से वही प्राचीन मिस्री मंत्र लिखे हुए थे, लेकिन इस बार कमरे के बीचों बीच सिर्फ एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जिससे साफ पता चलता है कि यहीं कभी वो काला ताबूत रखा हुआ था। इतना बड़ा सुराग मिलने के बाद जेन तुरंत बाहर निकलती है ताकि पुलिस को इसकी सूचना दे सके। लेकिन तभी लॉरा की माँ अचानक घर लौट आती है। दोनों का आमना सामना हो जाता है। खतरा देखते ही जेन बिना देर किए उस औरत पर गोली चला देती है। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन उसी समय घर के बाहर एक छोटी लड़की दिखाई देती है। जैसे ही वो जेन को देखती है वो तुरंत भागने लगती है। जेन भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। भागते भागते दोनों एक सुनसान पहाड़ी के किनारे पहुंच जाते हैं। वो लड़की घुटनों के बल बैठकर जमीन खोदने लगती है। कुछ देर बाद वो मिट्टी के अंदर से एक लोहे का डिब्बा निकालती है और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लेती है। ये देखकर जेन अपनी बंदूक नीचे कर देती है और उसके पास चली जाती है। तभी पता चलता है कि यही लड़की लॉरा है, यानी वही जिसने सालों पहले चार्ली को चिट्ठी लिखी थी। जैसे ही वे उस लोहे के डिब्बे को खोलते हैं, उसके अंदर केटी की एक पुरानी वीडियो कैसेट रखी होती है। शायद केटी के साथ आखिर क्या हुआ था, इसका पूरा सच उसी टेप में छिपा था। उधर चार्ली के घर में एक और भयानक हादसा हो जाता है। केटी की नानी भगवान में गहरी आस्था रखती थी। उन्हें विश्वास था कि प्रार्थना से केटी के अंदर की बुरी शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो प्रार्थना शुरू करती है, केटी पर मौजूद शैतानी ताकत उन पर हमला कर देती है। गुस्से में नानी केटी को जोरदार लात मारकर अपने से दूर फेंक देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन घर का मुख्य दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति
शक्ति से बंद हो चुका था। अब बाहर निकलना नामुमकिन था। अचानक केटी उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। डरी हुई नानी पूरे घर में उसे तलाशने लगती है। तभी उनके गले में पहना हुआ क्रॉस वाला लॉकेट अचानक अपने आप जिंदा हो उठता है। वो सांप की तरह उनके गले में कसकर लिपट जाता है और उन्हें हवा में उठा देता है। अगले ही पल केटी का चेहरा पूरी तरह राक्षसी रूप में बदल जाता है और वो हवा में लटकी हुई नानी की तरफ तेजी से झपट पड़ती है। उसी समय चार्ली घर वापस लौट रहा होता है। तभी चार्ली और उसकी छोटी बेटी घर के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे कार से उतरने वाले होते हैं, अचानक उनकी नानी का शरीर हवा में उछलता हुआ उनके सामने आकर गिरता है। उधर सैली आवाज सुनकर तुरंत कमरे में दौड़ती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि केटी बिल्कुल शांत होकर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, मानो अभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन असली डरावना मंजर तो बाहर उनका इंतजार कर रहा था। घर के बाहर अचानक 3 खूंखार जंगली भेड़िए आ जाते हैं। वे नानी के शरीर पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते उन्हें जिंदा ही नोच नोच कर खा जाते हैं। चार्ली अपनी बेटी को बचाने के लिए कार से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। वो सिर्फ अपनी आंखों के सामने नानी को दर्दनाक मौत मरते हुए देखता रह जाता है। उधर ऑफिसर जेन लॉरा को पुलिस स्टेशन लेकर आती है, लेकिन वहाँ उसे देखकर वो दंग रह जाती है, क्योंकि लॉरा की जीभ आधी कटी हुई थी। बाद में पता चलता है कि अपना राज छिपाने के लिए उसकी माँ माया ने खुद अपनी बेटी की जीभ काट दी थी, ताकि वो कभी किसी को सच्चाई न बता सके। बोल न पाने की वजह से लॉरा पूरी घटना कागज पर लिखकर जेन को बताती है। वो ये भी लिखती है कि आखिर उसने केटी की मदद करने की कोशिश क्यों की थी। जैसे ही जेन वो पूरी कहानी पढ़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। वो तुरंत चार्ली को फोन मिलाती है, लेकिन उसी समय चार्ली के घर में नानी का अंतिम संस्कार चल रहा होता है। वो लगातार केटी के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। इसी वजह से उसे फोन की घंटी सुनाई ही नहीं देती। उधर घर में सभी लोग नानी को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। तभी अचानक छत से काला चिपचिपा पानी टपकने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरी छत सड़ने लगती है और फिर केटी मकड़ी की तरह छत से रेंगते हुए नीचे उतरती है। उसका ये डरावना रूप देखकर सभी लोगों की चीख निकल जाती है। इसी बीच केटी अपनी छोटी बहन के दिमाग पर भी कब्जा कर लेती है। वो उसे नानी के नकली दांत पहनने पर मजबूर कर देती है और फिर वो छोटी बच्ची अपने ही परिवार के लोगों की गर्दन काटने की कोशिश करने लगती है। घर में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी हंगामे का फायदा उठाकर केटी नानी के ताबूत के अंदर कूद जाती है और सबके सामने वो नानी की लाश को नोच नोच कर खाने लगती है। इतना ही नहीं, वो जमीन पर फैले हुए खून को भी पागनों की तरह चाटने लगती है। ये भयानक नजारा देखकर अंतिम संस्कार वहीं रोक दिया जाता है। अब ये साफ हो चुका था कि केटी के शरीर में मौजूद शैतान पूरी तरह जागने वाला है। मजबूर होकर चार्ली उसे एक मजबूत कुर्सी से रस्सियों की मदद से बांध देता है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर की शैतानी ताकत लगातार और ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही थी। उधर छोटी बेटी भी केटी की आवाज के असर में आ जाती है। वो अपना सिर बार बार दीवार पर मारने लगती है, यहाँ तक कि उसके माथे से खून बहने लगता है। फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान बनी रहती है। तभी ऑफिसर जेन वहां पहुंचती है। वो चार्ली और सैली को अब तक की पूरी सच्चाई बता देती है। असल में जिस औरत ने केटी का अपहरण किया था, उसका नाम माया था। वो अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। करीब 8 साल पहले उसे इस बात का एहसास हो गया था कि एक प्राचीन शैतान फिर से जागने वाला है। अगर उसे नहीं रोका गया तो वो पूरे परिवार का विनाश कर देगा। इसीलिए अपने खानदान और उस पुराने रहस्य की रक्षा करने के लिए माया ने सदियों पुराना मम्मी बनाने का अनुष्ठान दोबारा शुरू किया। उस अनुष्ठान का मकसद था उस शैतान को उसके पुराने शरीर से निकालकर किसी नए और जिंदा इंसान के शरीर में कैद कर देना। यानी कोई भी इंसान उस दानव का नया होस्ट बन सकता था। लेकिन इस अनुष्ठान के लिए सबसे अच्छा पात्र एक छोटी बच्ची होती है, क्योंकि उसका शरीर कई सालों तक उस शैतान की शक्ति को सहन कर सकता है। यही वजह थी कि केटी का अपहरण किया गया था और उसके शरीर के अंदर उसी प्राचीन शैतान को कैद कर दिया गया था। अब पूरी सच्चाई जानकर चार्ली और सैली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपनी बेटी पर तरस भी आ रहा था और इस भयानक सच पर यकीन भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। केटी के शरीर पर लिपटी हुई मम्मी की पट्टी एक एक करके टूटने लगी। इसका मतलब था कि वो शैतान अब पूरी तरह आजाद होने वाला है। अगले ही पल वो दानव अपने असली रूप में बाहर आ जाता है। इसके बाद पूरे घर में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। चारों तरफ तबाही मच जाती है। हर तरफ खून खराबा और चीख पुकार गूंजने लगती है। लेकिन आखिरकार चार्ली, जेन और बाकी सभी लोग उस शैतान के सामने पूरी तरह बेबस साबित होते हैं। दानव उन सभी को बुरी तरह घायल कर देता है। किसी तरह चार्ली और ऑफिसर जेन अपनी जान बचाकर एक
एक कमरे में छिप जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस शैतान को कैसे रोका जाए। तभी चार्ली को वो वीडियो टेप याद आती है। उसे एहसास होता है कि अगर इस शैतान को किसी नए शरीर में कैद कर दिया जाए तो इसे फिर से रोका जा सकता है, और इसके लिए सबसे सही पात्र कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। जेन भी तुरंत उसकी बात समझ जाती है। एक मिस्री होने की उसे वीडियो में बोला गया वो प्राचीन मंत्र अच्छी तरह याद था। जैसे ही शैतान केटी के शरीर से निकलकर चार्ली पर हमला करने आता है, जेन तुरंत वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। मंत्र सुनते ही केटी का शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली उसे मजबूती से पकड़ लेता है और अगले ही पल वो शैतान केटी का शरीर छोड़कर चार्ली के शरीर में प्रवेश कर जाता है। केटी आखिरकार पूरी तरह सामान्य हो जाती है। कुछ दिनों बाद चार्ली को उसी काले ताबूत में कैद कर दिया जाता है। अब केटी पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी, लेकिन वो हर दिन अपने पिता के वापस आने का इंतजार करती रहती थी। फिर भी सब जानते थे कि ये हमेशा के लिए समाधान नहीं है। अगर चार्ली ज्यादा समय तक उस ताबूत में रहा तो एक दिन वो शैतान फिर से आजाद हो जाएगा। इसलिए सभी लोग मिलकर आखिरी फैसला लेते हैं। वे उस शैतान को हमेशा के लिए माया के शरीर में वापस भेजने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद वे मिस्र पहुंचते हैं, जहां माया पहले से ही कैद होती है। चार्ली को उसके सामने लाया जाता है। फिर एक बार वही प्राचीन अनुष्ठान शुरू किया जाता है। मंत्रों की गूंज पूरे कमरे में फैल जाती है और कुछ ही पलों बाद शैतान चार्ली का शरीर छोड़कर दोबारा माया के शरीर में कैद हो जाता है। इस तरह चार्ली की जान बच जाती है। केटी अपने पिता को वापस पा लेती है और आखिरकार पूरा परिवार उस हजारों साल पुराने शैतान से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेता है। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही शानदार हॉरर, थ्रिलर और सर्वाइवल मूवीज की कहानियां देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली जबरदस्त फिल्म के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।